हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करेंगे हम एनएलएम का लेक्चर नंबर 11। 1 आवर का लेक्चर लिए थे सर, छोटा सा, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक ब्लॉक लटकाया गया है, एक ब्लॉक ऊपर है, तो हमसे फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन और एक्सेलरेशन तीन चीज़ पूछी है, कैसे निकालेंगे। तो जितने भी फ्रिक्शन के क्वेश्चन हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रिक्शन की औकात निकालते हैं। फ्रिक्शन की औकात निकालने के लिए हम पहले एफ लिमिट निकालेंगे, मैक्सिमम कितनी फ्रिक्शन लग सकती है, जो म्यू एम जी के बराबर होती है। फ्रिक्शन यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं। तो ये हो गया 0.2, मतलब 2/10 मल्टीप्लाई बाई इसका मास इंटू जी। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 8 न्यूटन आ गया। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है वो 8 न्यूटन है। अब देखते हैं फ्रिक्शन लगेगा कितना। अब ये मास नीचे लटका है, नीचे 2 kg लटका है, तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल की वजह से 20 न्यूटन लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एफ अप्लाइड जो है वो 20 न्यूटन है। तो 20 न्यूटन कैसी फोर्स है, 20 न्यूटन है चलाने वाली फोर्स और 80 न्यूटन है रोकने वाली फोर्स। तो बताओ ऑब्जेक्ट रुकेगा या चल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, चलाने वाली फोर्स बड़ी है, रोकने वाली फोर्स छोटी है। तो सिंपली ऑब्जेक्ट चल जाएगा। तो जब चल जाएगा ऑब्जेक्ट जो है, वो जब चल जाएगा तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी। तो सिंपली वो एक्सेलरेशन क्या होती है, इसको तो हम कम से कम मुझे लगता है 10 लेक्चर में 50 बार यूज़ कर चुके होंगे। नेट अनबैलेंस फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब अनबैलेंस फोर्स कितनी है, 20 चलाने वाली फोर्स है, रोकने वाली फोर्स 80 है, और उसके नीचे क्या है, अनबैलेंस वो टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा, 4 kg और 2 kg। तो 20 में से 8 जाएगा तो 12, 6 36 18, 6 दूनी 12। तो मेरा एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड आ गया। तो मेरा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई क्या, 2 मीटर पर सेकंड। अब क्या, अब हमको टेंशन निकालना है। एक चीज़ निकल गया, टेंशन निकालना है। अब दूसरी बात, 8 न्यूटन ये औकात है फ्रिक्शन की, ज़रूरी नहीं है ये लगे। ये तो ऑब्जेक्ट अगर चल गया तो इसीलिए एफ एल बराबर हो गया फ्रिक्शन फोर्स के। अगर ऑब्जेक्ट नहीं चलता तो ये इसके बराबर होता, ये ज़रूरी नहीं था। तो आप ध्यान रखना, ये मैक्सिमम औकात है। अगर ऑब्जेक्ट चल गया तो लगेगा। तो मेरी फ्रिक्शन फोर्स भी आ गई, कितनी आ गई, 8 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स 8 न्यूटन आ गई, एक्सेलरेशन 2 आ गया। अब बचा क्या है, अब बचा केवल टेंशन है। अब टेंशन कैसे निकालेंगे, ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो 20 न्यूटन जो है वो टेंशन से ज़्यादा होगा। 20 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। इस टाइप के हम क्वेश्चन पता नहीं कितने पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो यहाँ पर एम कितना है, 2 है, ए हम निकाल चुके हैं, ए भी 2 है। तो 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2 to the 4। टेंशन को इस साइड लेके आएंगे, टेंशन को इधर लेके जाएंगे, तो 20 माइनस 4 इज इक्वल टू टी हो जाएगा। कितना होगा हमारा टेंशन, 16 न्यूटन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे डील करते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें क्या, अब मैंने बोला था ना फ्रिक्शन की औकात। अब फिर से हम फ्रिक्शन की औकात निकालेंगे। कितनी है लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू एम जी। अब म्यू की वैल्यू यहाँ पर बढ़ा के 2 दे दी है, ठीक है, ठीक है, 2 रख दिया। मास कितना है, मास 4 kg है, और जी की वैल्यू 10 है। तो मेरा ये आ गया कितना, 80 न्यूटन। तो अब रोकने वाली फोर्स जो है वो 80 न्यूटन है, और वो जो चलाने वाली फोर्स है वो 60 न्यूटन है। तो बताओ रोकने वाली फोर्स बड़ी है, चलाने वाली, रोकने वाली फोर्स बड़ी है। जब रोकने वाली फोर्स बड़ी है तो इस पर क्या लगेगा, बॉडी क्या होगी, रेस्ट में होगी। बॉडी जो है वो रेस्ट में होगी। और अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो सिंपल एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। रेस्ट में है ना बॉडी, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो भाई अब कैसे टेंशन निकालेंगे, अभी भी तरीका है, रुको मैं आपको बताता हूँ। आगे चलते हैं। अब मेरा एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब फ्रिक्शन, अब बॉडी स्टैटिक है मतलब रुकी हुई है। तो जब बॉडी रुकी हुई है तो इस बार क्या होगा जानते हो, इस बार ये टेंशन बड़ा होगा किससे, टेंशन बड़ा होगा 60 से। और इज इक्वल टू एम मतलब 6, और ए जीरो है। अब ए अगर जीरो है, ए अगर जीरो है तो क्या जीरो हो जाएगा टेंशन, नहीं, टेंशन जीरो हो जाएगा, बताओ बताओ। सिंपली जब एक्सेलरेशन जीरो है तो टेंशन जीरो हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हमारी गलतफहमी है, क्योंकि एम की वजह से इसमें कुछ टेंशन तो लगेगा ही ना। जैसे मान लो चल नहीं रहा है, इसकी वजह से टेंशन नहीं लगेगा, लेकिन एम की वजह से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं टेंशन 60 लगेगा। तो हमारी टेंशन कितनी आ गई, 60। देखो जब ऑब्जेक्ट चलता नहीं है तब भी टेंशन लग सकती है, ज़रूरी नहीं है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो टेंशन लगे ही ना। तो अब मेरी टेंशन की वैल्यू आ गई 60, इसमें 60 है तो इसमें भी 60 है। अब ध्यान से देखना, फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात कितनी थी, 80 न्यूटन की, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है। यहाँ से हम इसको 60 से खींच रहे हैं और इसकी औकात 80 है। तो कितना लगेगा खुद को बैलेंस करने के लिए, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, क्लियर हो गया। तो जब रेस्ट में है तो ये अब फ्रिक्शन खुद को कम कर लेगा और 60 न्यूटन ही लगाएगा। तो अगर ऑप्शन में 80 होगा तो 80 वाला गलत होगा, फ्रिक्शन। तो हमारी तीनों चीज़ें आ गई, एक्सेलरेशन आ गया, फ्रिक्शन आ गया और टेंशन आ गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, ये आईपीएमटी का आया हुआ क्वेश्चन है।
अब इसमें हम मार स्टार लगा के आंसर निकालेंगे। देखो एक मार स्टार लगाने से पहले एक और बात, अगर हम एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, एक रस्सी है और दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो टेंशन बढ़ेगी या कम होगी बताओ? ऑब्वियस सी बात है टेंशन बढ़ेगी। ये मार स्टार का पार्ट था। तो अब दो ब्लॉक लटके हुए हैं टेबल पर ऑन द टेबल, तो टेंशन हमें स्ट्रिंग बतानी है। तो जब दो ब्लॉक टेबल पर लटके होते हैं तो हमको टेंशन पता है कि नहीं? इसको हम रट्टा मारे थे, M1 इंटू M2। जब दो मास लटके रहते हैं, एक मास लटका रहता है, दो मास लटके रहते हैं, दो मास दोनों साइड पुल्ली के, तब हम यहाँ दो से गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही लटका है। तो M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू G करेंगे, तो ये मेरी टेंशन की वैल्यू आ गई। मेरी टेंशन आ गई। अब अगर म्यू जीरो होता तो टेंशन ये आता। तो देखो किस में रखने पर ये वैल्यू आएगी, तो हमारा जो आंसर है किस में रखने पर आएगी चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसमें म्यू जीरो रखता हूँ तो ये नहीं आएगा, M2G हो जाएगा। अगर मैं इसमें म्यू जीरो रखता हूँ तो ये M2G आएगा, ये भी नहीं होगा। अब बचे ये दो ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन में हम जीरो रखेंगे तो आंसर दोनों करेक्ट है। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब मैंने जो ये लॉजिक बताया था, अगर हम दो लोग खींच रहे हैं किसी रस्सी को तो उसमें टेंशन बढ़ेगा या कम होगा? अब ये अगर 1 में से माइनस हो रहा है मतलब एक से छोटी वैल्यू आएगी, एक से तो छोटी वैल्यू आएगी ना। अगर ये कुछ भी मान लो है 0.1 0.3, तो ये इसको एक तरह से टेंशन को कम करेगा। लेकिन इसमें अगर हम इसको वैल्यू जीरो लेते हैं, जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू लेते हैं, तो ये एक से बड़ी वैल्यू आएगी, एक में कुछ जोड़ेंगे, मान लो 1.1 है तो यहाँ पर टेंशन इंक्रीज होगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर ये होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखो पिछली क्लास में शायद मैंने बताया था, इसका कंसेप्ट बताया था, मैंने बोला था डायरेक्ट याद कर लेना। क्या बताया था? डायरेक्ट याद कर लेना। ऐसे क्वेश्चन जो याद करने वाले होते हैं मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा, मिनिमम एक्सेलरेशन, इसको रेस्ट में रखने के लिए वो सीधा G/μ होगा, अगर इसके बीच में फ्रिक्शन म्यू है तो। ये मैंने कल के लास्ट क्वेश्चन में रटवाया था, और कल के मतलब लेक्चर नंबर 10 के, और बताया भी था कि इसको याद रख लेना। मैंने उसमें एक्सप्लेन भी कर दिया था डिराइव करके पूरा। तो मेरी एक एक्सेलरेशन ये आ गई। अब मुझे ये फोर्स बतानी है ताकि ये स्लिप ना करे। तो फोर्स क्या होती है? ma। तो यहाँ पर m टोटल ए हो जाएगा, m टोटल इंटू ए। m टोटल का क्या मतलब है? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए क्या है मेरा? G/μ। तो कौन सा ऑप्शन है? ये वाला। अब आधे लोग सीधा सिर्फ mg करके आएंगे, या mg या mg ये वाला, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि जब फोर्स लगाएंगे तो दोनों मास पर फोर्स लगेगी, दोनों मास पर लगेगी तो दोनों मास पर लिखेंगे। चलते हैं आगे हम। अब एक क्वेश्चन दिया गया है, हमको f की वैल्यू बतानी है। सो ऑब्जेक्ट कैन मूव, इसका क्या मतलब? अब एक ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लग रही है, तो बोल रहा है कि म्यू की वैल्यू बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ f सो दैट ऑब्जेक्ट कैन मूव। अब ये 37 पे लग रहा है, ये f cos 37 है और ये f sin 37 है। तो इस पर कितनी तरह की फोर्स लग रही है? नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, तो ये जो f sin 37 है ये यहाँ लिख सकते हैं हम, f sin 37। और इस साइड क्या लग रहा है? f cos 37 लग रहा है। ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा। नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा। तो इसमें एक तरह से mg जुड़ जाएगा। जब इसमें mg जुड़ जाएगा तो नीचे ये पूरी फोर्स हो जाएगी, ऊपर ये पूरी फोर्स हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारा जो नॉर्मल है, नॉर्मल इज इक्वल टू f sin 37 प्लस mg कितना है? 4g कितना है? 10, मतलब 40। अब हम sin 37 की वैल्यू निकाल लेते हैं। मुझे हमेशा याद नहीं रहती है, आपको भी शायद याद नहीं होगी। तो अगर ये 37 है तो ये छोटा वाला 3 होगा, और ये 4 होगा, ये 5 होगा। तो अगर हम साइन की बात करेंगे तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 3/5 होगा साइन के लिए। कॉस की बात करेंगे तो 4/5 होगा। तो f sin 37, तो हम सीधा क्या लिख देंगे? 3/5, मतलब 3f/5 प्लस 40। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कुछ, इसको एज इट इज़ ऐसे रहने देते हैं क्योंकि हमको इसकी वैल्यू पुट करना है। अब हम x वाले को बैलेंस, y वाले को बैलेंस कर लिए। अब जब हम x वाले को बैलेंस करेंगे, x एक्सिस की फोर्स को, नेट x एक्सिस की फोर्स को जब हम बैलेंस करेंगे तब क्या होगा? तो f cos 37 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? f लिमिटिंग के, यहाँ पर ये नहीं दिखाया यार, म्यू लग रहा है ना, तो f लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा। अब हम f लिमिटिंग निकाल लेते हैं, f लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा। अब f लिमिटिंग किसके बराबर होती है? म्यू इंटू n के बराबर होती है, ठीक है। अब म्यू और n क्या हो जाएगा? म्यू मेरी वैल्यू दी गई है, कितनी है म्यू की वैल्यू? 0.4, मतलब 4/10। अब ये पूरी n की वैल्यू है, ध्यान देना, ये 3f/5 प्लस 40। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? 3f/5 प्लस 40 का। तो हमारा क्या आ गया? लिमिटिंग फोर्स आ गया। अब ये क्या है? f cos 37, तो ये f मल्टीप्लाई बाय cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5।
तो 4/5। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमको f की वैल्यू मिलेगी जो कि किसके बराबर होगी, वो आप सॉल्व कर लेना, कैलकुलेटिव पार्ट है यार, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो 200 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ f टू कीप द ऑब्जेक्ट रेस्ट। इसका क्या मतलब, मिनिमम वैल्यू ऑब्जेक्ट बतानी है ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखने के लिए। तो अगर इस पर ऐसे फोर्स लग रही है तो इस पर दो फोर्स लग रही होगी, थीटा इस साइड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा f कॉस थीटा। तो इस डायरेक्शन में f साइन थीटा लग रही है तो इस पर नॉर्मल भी इतना ही लगेगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं नॉर्मल बराबर f साइन थीटा, क्यों नहीं लिख सकते भाई, नॉर्मल बराबर f साइन थीटा। अब मैंने नॉर्मल की वैल्यू लिख दी, अब नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। अब mg को कौन बैलेंस करेगा, जो फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन है वो mg को बैलेंस करेगा। तो और दूसरी फोर्स ऊपर कौन सी लग रही है, f cos थीटा, ये इसके साथ जुड़ जाएगी। तो mg बराबर क्या हो जाएगा, x एक्सिस की फोर्स mg बराबर हो जाएगा f cos थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स, जो फ्रिक्शन है। हमको निकालना क्या है, हमको मिनिमम वैल्यू f की निकालनी है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम mg f, अब देखो ये इसमें हम f को कॉमन ले लेंगे, f को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू लिख देते हैं ना, फ्रिक्शन की वैल्यू तो हमने लिखा ही नहीं। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू हमको दी है, नहीं दी है, तो सीधा म्यू लिखेंगे। अब नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, एफ साइन थीटा के, तो यहाँ पर फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एफ साइन थीटा। मेरी म्यू की वैल्यू आ गई भाई, ये मेरी हो गई, ये इसको ऐसे रहने दो, एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एम जी बराबर एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको इसकी एफ़ की वैल्यू मिलेगी। अब एफ़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इस साइड लेंगे, इसको इस साइड लेंगे, तो ये कुछ हो जाएगी एफ़ इज इक्वल टू एम जी। देखो इसमें एफ़ से एफ़ को कॉमन ले लो, एफ से एफ को कॉमन ले लो तो कॉस थीटा म्यू साइन थीटा बच जाएगा। इसको नीचे डिवाइड में लेके आ जाओ, डिवाइड में लेके आओगे तो एम जी एक साइड होगा और ये इसके नीचे चला आएगा, हमको ये वाला एफ यहीं रहेगा और ये वैल्यू नीचे चली जाएगी। तो एफ कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा, म्यू साइन थीटा। अब ये वैल्यू आप याद कर लो, हाँ ये वैल्यू आप याद कर लो, किसी वर्टिकल पे अगर हम एक्स और वाई एक्सेस दोनों में फोर्स लगाते हैं तो कितना आएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अब ध्यान से देखना, इसमें थीटा इधर से दिया है, ये 37 है तो ये कितना है 53 है। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको समझ जाएगा, ये देखो मैं इसलिए बता रहा था, एफ मिनिमम बताओ। यहाँ पर पिछले में यहाँ पर 37 था, इसमें यहाँ पर 37 था, अब इसमें यहाँ पर 37 दे दिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमने इसको सारी चीज़ें मान के सॉल्व की थी, इसको मान के सॉल्व की थी ना, तो ये 53 हो जाएगा इस बार। तो हमको पिछला वाला अभी लिखा है तो अभी तो याद ही होगा ना। एफ मिनिमम कितना हो जाएगा, एम जी डिवाइडेड बाई क्या है कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, म्यू साइन थीटा। अब यहाँ पर ये 37 है तो ये क्या होगा, ये 37 है तो ये क्या होगा बताओ, ये मेरा 53 होगा। तो हमने पिछले क्वेश्चन में सारी चीज़ें 53 को मान के की थी इस वाले से, तो हम इसमें 37 की बजाय 53 लिखेंगे ताकि हमारी आंसर सही आए। अब m कितना है 3 है, g कितना है 10 है, कॉस थीटा मतलब कॉस 57 प्लस म्यू कितना दिया गया है, म्यू 0.3 मतलब 3/10 मल्टीप्लाई बाई साइन 53 यार क्या कर रहा हूँ मैं 53। अब हम साइन कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो गया डायग्राम। ये अगर बड़ा वाला 53 है तो यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा। अब साइन की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट कितना है 53 के 4, तो 4/5 हो जाएगा। और कॉस का क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई कॉस 57 की वैल्यू क्या है 3/5, तो 3/5 प्लस 3/10 मल्टीप्लाई बाई साइन 53 की वैल्यू क्या है 4/5। अब हम बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, ये हमारा आंसर कुछ 3 रहन में 30 ऊपर हो गया, नीचे 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 12 प्लस 15। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एफ मिनिमम जो है वो हमारा कुछ
450 डिवाइडेड बाई 190 के अराउंड आ जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 19, तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगी। सर ने क्वेश्चन छोड़ दिया था, पूरा करवाया नहीं था, मैंने कर दिया। चलो तब एक लास्ट क्वेश्चन चाहिए एडवांस का, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट को सर ने पढ़ाया था, वो पढ़ाया था ना इंक्लाइन प्लेन पे, थोड़ा सा पढ़ाया था। तो एक ऑब्जेक्ट है, उसको रफ इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया है, तो वो पूछ रहा है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे, जैसे ऐसे है रफ इंक्लाइन प्लेन, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे 0 से 90, तो कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इंक्लाइन प्लेन में क्या होगा। तो इतना तो आपको पता होगा, सिंपली जब एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखते हैं, यहाँ पर है, तो इस पर फोर्स कितनी लगती है या एक्सेलरेशन कितना लगता है, mg sin थीटा, जब रुका होता है। तो जब तक रेस्ट में होगा, जब तक रेस्ट में होगा, उस पर क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट, जो कांटेक्ट फोर्स है वो सेम रहेगी जब तक वो रेस्ट में है। ठीक है, मतलब जब तक थीटा जो है, ये अगली क्लास में बताऊंगा, टेन थीटा इज ग्रेटर, टेन थीटा जब तक लेस रहेगी म्यू से, तब तक ये फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स सेम रहेगी। जब ये टेन थीटा जो है वो ग्रेटर हो जाएगी म्यू से, मतलब ऑब्जेक्ट चलने लगेगा, तब क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा कांटेक्ट फोर्स। कैसे डिक्रीज हो, देखो कोई चीज़ अगर रखी है तो उस पर तो फिक्स कांटेक्ट फोर्स लगी है ना, जैसे एक ऑब्जेक्ट है इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, वो रुका हुआ है, तो कांस्टेंट फोर्स फिक्स है। लेकिन जब वो चलने लगेगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे तो वो चलने लगेगा, और जब ये चलने लगेगा तो कांटेक्ट फोर्स कम होगी, तभी तो चलेगा ना, बिना कांटेक्ट फोर्स कम हो कैसे चलेगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि पहले पहले जो है वो कांस्टेंट फोर्स लगेगी उस पर, कांटेक्ट फोर्स, और उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज होगी कांटेक्ट फोर्स। जब धीरे धीरे डिक्रीज होगी तभी ऑब्जेक्ट चलेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।